नमस्कार किसान भाइयों। आज प्याज की नर्सरी लगाने की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। हमारी कोशिश है कि हम आपको प्याज की नर्सरी से जुड़ी सारी जानकारी दें। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे खेत की तैयारी, पेड़ या सरी कैसे बनाएं, बीज की क्वालिटी और बीज उपचार से ट्रीटमेंट, सीड जर्मिनेशन, सिंचाई व्यवस्था और पानी प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, वीड मैनेजमेंट, बेसल खाद की सही मात्रा, फंगिसाइड एंड कीटनाशक का शेड्यूल। किसान भाइयों, अक्सर जानकारी के अभाव में किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। साल निकल जाता है और फसल खराब होने पर किसान का बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि भाव हमारे हाथ में नहीं रहते, लेकिन प्रोडक्शन हमारे हाथ में है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सीखिए, ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप प्याज की फसल शानदार तैयार हो। किसान भाइयों, बात करते हैं खेत की तैयारी की। प्याज की नर्सरी के लिए खेत की तैयारी बहुत ज़रूरी है। खेत को अच्छी तरह जुताई करें और मिट्टी को बिल्कुल मुलायम बना लें, ताकि बीज को अंकुरित होने में कोई परेशानी ना हो। आप ट्रैक्टर की सहायता से कल्टीवेटर करें और उसको बिल्कुल मुलायम और फोसरा बना लें। अब बात करते हैं सरी बनाने की। खेत की तैयारी के बाद आप अपने खेत में सरी बना लें। इसके बाद मज़दूरों की मदद से बीच में जो ढेले या मिट्टी के टुकड़े हों, उन्हें दताल से अलग कर लें, ताकि पूरा खेत एकदम समतल और साफ़ हो जाए। जब ज़मीन बराबर होगी तभी बीज डालें, क्योंकि हमारा तभी बीज का जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। ये रही सरी की एक विधि। अब किसान भाइयों, बात करते हैं बेड का सिस्टम। जो किसान बेड सिस्टम से प्याज की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, वे लगभग 1.3 मीटर चौड़ा, 1.3 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा बेड बनाएं। दो बेड के बीच के करीब 30 सेंटीमीटर की नाली रखें, ताकि अगर बारिश या ज़्यादा पानी आए तो वो नाली के जरिए आसानी से बाहर निकल जाए और पौधे की जड़ में पानी जमा ना हो। फिर इन सरियों में सीधी लाइन बनाएं और उन लाइनों में बीज डालें। इस तरीके से प्याज की नर्सरी में अंकुरण तेज और पौधे मजबूत बनते हैं। लेबर की सहायता से आप खुरपी से भी कर सकते हैं और एक ड्रिलर मशीन आता है, जिससे भी आप लाइन बना सकते हैं। इस तरीके से प्याज की नर्सरी में अंकुरण तेज और पौधे मजबूत बनते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, इन दोनों तरीकों में से आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। चाहे सरी में बीज डालें या बेड पर नर्सरी तैयार कर लें, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि बेड विधि थोड़ी बेहतर रहती है, क्योंकि इस तरीके में बीज का जर्मिनेशन अच्छा होता है और पौधा बीमारियों से भी काफ़ी हद तक सुरक्षित रहता है। आप समझ ही सकते हैं, मौसम की मार आजकल समझ में नहीं आता कब क्या पानी गिर जाता है, तो साइड की नालियों के द्वारा पानी बाहर निकल जाता है। फिर भी जो किसान भाई के लिए आसान हो, वो वही तरीका अपनाएं। मकसद सिर्फ एक ही है, प्याज की नर्सरी मजबूत और एक समान बने। अब बात कर लेते हैं बीज की क्वालिटी की। किसान भाइयों, खेत में बीज की गुणवत्ता का बहुत अहम रोल होता है। अगर बीज अच्छा है तो पूरी फसल अच्छी होगी, और अगर बीज कमज़ोर है तो मेहनत, खाद, पानी सब बेकार चला जाता है। अच्छा बीज, अच्छा अंकुरण, मजबूत पौधा, बढ़िया उत्पादन। प्याज की खेती के लिए कौन कौन सी बीज कंपनी भरोसेमंद है, वो हम आपको बताते हैं। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड मिलते हैं, लेकिन हमेशा वही बीज लें जिसकी क्वालिटी और रिज़ल्ट दोनों अच्छे हों। आपके एरिया में आप बताइएगा कौन सा सीड आप ले रहे हैं, और उसमें ही यदि अच्छा रिज़ल्ट मिलता है तो इसके अलावा जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, तो उसी को भी आप चुनें, उसके ऊपर भी भरोसा आप रखें। कुछ बढ़िया और भरोसेमंद प्याज बीज कंपनी है: प्रशांत फुलसुंगी, एलोरा, पंचगंगा, रॉयल पिंक, सीडलैंड, प्राची, राही फुरसुंगी प्लस। इनमें से आप कोई भी कंपनी का बीज चुन सकते हैं। सभी का जर्मिनेशन अच्छा होता है और प्याज की क्वालिटी भी बढ़िया रहती है। ये सारे प्याज हमने जो आपको बताए हैं, ये स्टोर वाले प्याज हैं, इनको हम 5-6 महीने आराम से स्टोर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जर्मिनेशन टेस्ट। प्याज के बीज की असली क्वालिटी कैसे पहचानें? क्या आपको पता है, अगर बीज की जर्मिनेशन कम हो तो खेत में 50% नुकसान हो सकता है। इसलिए बीज को डायरेक्ट खेत में फेंकने से पहले एक सिंपल टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है कि कितना जर्मिनेशन होगा।
सबसे पहले हम अपने बीज की जर्मिनेशन टेस्ट करेंगे। इसके लिए हमको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है, बीज, एक सफ़ेद कपड़ा और थोड़ा पानी। बीज लेना, टेस्ट के लिए 100 बीज अलग कर लीजिए। अगर 100 बीज का यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट एक्यूरेट हमको मिलेगा। कपड़ा तैयार करना, कॉटन का कपड़ा लो, उसमें थोड़ा नमी कर दो। ध्यान रखें कपड़े सिर्फ गीला हो, पानी टपकना नहीं चाहिए। बीज को कपड़े पर रखकर फोल्ड कर लीजिए। ये एक छोटा बंडल बन जाएगा। इस बंडल को एक प्लास्टिक बैग या डिब्बे में रख दीजिए ताकि नमी बनी रहे। इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए। ओनियन सीड को जर्मिनेट होने में 4 से 7 दिन लगते हैं। 4 दिन से चेक करना शुरू कीजिए। जिस बीज में छोटी सी सफ़ेद जड़ निकल आए उसे जर्मिनेटेड माना जाएगा, जिसमें 4 जड़ें निकल जाए सफ़ेद कलर की। याद रखें अगर जर्मिनेशन 80% से ज़्यादा है तो बीज अच्छा है। अगर 70% है तो उसका जर्मिनेशन कम है, वो हमारे खेत में नुकसान कर सकता है, तो उसे आप वापस करके जर्मिनेशन वाला ही सीड लें। ये था एक सिंपल और साइंटिफिक तरीका दोस्तों, जिसे आप घर पर ही अपनी प्याज के बीज की असली क्वालिटी जान सकते हो। बीज को बिना चेक करे खेत में मत लगाना, पहले जर्मिनेशन टेस्ट ज़रूर करिएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात कर लेते हैं ओनियन नर्सरी में वीड मैनेजमेंट, खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, जब आपकी ओनियन की नर्सरी 20 से 25 दिन की हो जाए, उस समय आपको वीड मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वीड जो होता है, जो खरपतवार होता है, वो हमारे पोषक तत्व और हमारी नर्सरी को डैमेज कर सकता है। आपको सबसे पहले देखना है, यदि खरपतवार कम है तो आप लेबर की और मजदूर की सहायता से उसे निकलवा दें, वो भी एक सुरक्षित ऑप्शन है। यदि आप स्प्रे भी करना चाहते हैं तो उसमें कोई डर की बात नहीं है। अब आपको खरपतवार देखना होता है कि चौड़ी पत्ती ज़्यादा है या सकड़ी पत्ती ज़्यादा है। यदि दोनों ही हैं तो मैं दोनों का आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। चौड़ी पत्ती के लिए आपको जो लेना है, जो ड्रग आपको चौड़ी पत्ती के लिए लेना है, वो लेना है ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5%। मार्केट में कई नामों से आती है, गोल्ड के नाम से आती है, अल्टो के नाम से आती है। ये ड्रग का नाम हमने आपको बता दिया। ये ड्रग से आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% चौड़ी पत्ती के लिए काम करती है। ऑक्सीफ्लोरोफेन जो गोल्ड के नाम से है, उसका हमें 10 ml प्रति टंकी के हिसाब से स्प्रे लेना है। 15 लीटर के पंप में हमें इसे 10 ml लेना है, जो कि चौड़ी पत्ती जितनी भी हमारी रहेगी प्याज के कण में, जो हमारा रोप है, जो हमारा ओनियन नर्सरी में है, वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। अब इसके साथ हमें सकड़ी पत्ती जो डालना है वो हमें यूज़ करना है। अब सकड़ी पत्ती के लिए हमें क्या डालना है, क्या ड्रग है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब बात कर लेते हैं सकड़ी पत्ती की नियंत्रण का सही तरीका। कोजिलाफोप इथाइल 10% TC मार्केट में टर्गा सुपर के नाम से आता है। इसमें भी हमें जो है डोज लेना है 25 ml प्रति पंप 15 लीटर पानी में। प्रोपाक्यूजाफोप 10% TC, ये एजिल अडामा कंपनी का है, जिसमें 25 ml प्रति टंकी आपको इसको लेना है 15 लीटर पानी में। दोनों में से किसी एक को आपको लेना है, या तो एजिल आप लें या फिर टर्गा सुपर आप लें। इन दोनों में से किसी एक को आप लें। ये सकड़ी पत्ती के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। चौड़ी पत्ती के साथ मिला के आप इसका स्प्रे कर दें, आपका सारा चारा साफ़ हो जाएगा। बिल्कुल साफ़ पानी लें और हाथ एक जैसा चलने दें, डबल हाथ नहीं जाना चाहिए। स्प्रे तब करें जब ओनियन की नर्सरी 20 से 25 दिन की हो। स्प्रे तब करें जब नर्सरी में नमी ऑलरेडी हो। यदि हमारी नर्सरी में, हमारी सरी विधि में या बेड विधि में नमी है, तभी आप स्प्रे करें। स्प्रे शाम के समय करें जब नमी बनी रहे। एक चीज़ और आप ध्यान रखें, स्प्रे कभी भी ओस या फिर हमारी धुंध गिरती हो उस समय आप बिल्कुल भी स्प्रे ना करें। डेकल के नाम से अडामा कंपनी का भी आता है, जिसमें सकड़ी पत्ती चौड़ी पत्ती दोनों कवर होता है। सारा चारा इसमें भी ख़त्म हो जाता है। इसका डोज हमें 25 ml प्रति टंकी 15 लीटर पानी में लेना होता है। जब भी हम स्प्रे करते हैं वीडिसाइड का, तो हमारी नर्सरी पे कुछ अटैक सा आता है, जिसे हम बुखार बोल सकते हैं। उसको ख़त्म करने के लिए 3 दिन बाद आप कोई भी NPK दे दें, या 12-32-16 दे दें, 10-26-26 दे दें, या 8-21-21 दे दें। इनमें से कुछ भी आप दे सकते हैं। अपनी नर्सरी के अंदर स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। पीछे लगा आप पारी दे दें। याद रखें 3 दिन बाद ही आपको इसको देना है। स्प्रे हमेशा नमी में ही करें, बिना नमी के ना करें। अब बात कर लेते हैं वाटर मैनेजमेंट की।
बीज के लिए पानी देने का सबसे अच्छा तरीका। बीज बोने के बाद पानी देना बहुत ज़रूरी है। आप उसी दिन पानी दें जिस दिन आपने बीज डाला है। आप उसको कल और परसों पे ना छोड़ें ताकि बीज अच्छी तरह अंकुरण हो सके। इसके लिए कुछ आसान और असरदार तरीके हैं। मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम सबसे अच्छा तरीका है। मिनी स्प्रिंकलर से पानी देने पर बीज उसी जगह रह जाता है जहां बोया गया है। साथ ही पानी सामान्य रूप से हर जगह पहुंच जाता है जिससे जर्मिनेशन अच्छी होती है। यह सबसे बेस्ट और आसान तरीका है। सेकंड आता है रेन पाइप सिस्टम। रेन पाइप से पानी देने पर भी बीज को पर्याप्त नमी मिलती है। शुरुआती दिनों में थोड़ा ज़्यादा पानी दे ताकि बीज अच्छी तरह अंकुरण हो जाए। यदि कोई किसान के पास स्प्रिंकलर सिस्टम या रेन पाइप नहीं है तो सीधे पानी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि शुरुआत में 2-4 पानी अलग अलग जगहों पर डाल दें। 4 सरियों में डाल दें, थोड़ा थोड़ा पानी जाने दें। इसका फ़ायदा यह होगा कि बीज एक जगह से जमा नहीं होंगे और सामान्य रूप से भीगे रहेंगे। बीज को पानी देते समय बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि बीज को पानी देते समय बहुत ज़ोर से पानी मत डालें, वरना बीज बह सकता है। हल्का और सामान्य पानी देना चाहिए। किसान भाइयों, प्याज की नर्सरी की बुआई का समय बहुत अहम होता है। बीज फेंकने का सही समय 15 अक्टूबर तक ही रखें, क्योंकि अगर आप इससे पहले बीज फेंक देंगे तो उस समय अनियमित बारिश या अधिक नमी से प्याज का रूप और जड़ दोनों खराब हो सकती है। 15 अक्टूबर तक मौसम स्थिर हो जाता है, तापमान और नमी दोनों संतुलन रहते हैं, जिससे अंकुरण अच्छा होता है और पौधे मजबूत बनते हैं। जल्दबाजी में बीज फेंकने से नुकसान हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें। सही समय पर यानी 15 अक्टूबर तक ही बीज को फेंकें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि प्याज के बीज की मात्रा कितनी रखनी है और सरी किस साइज़ की बनानी है। अगर आप स्प्रिंकलर सिस्टम से बीज उगाते हैं तो लंबाई की कोई दिक्कत नहीं होती। आप ज़रूरत के अनुसार लंबाई रख सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंकलर एक सामान्य रूप से पानी देता है। लेकिन अगर आप सरी में प्याज नर्सरी बना रहे हैं तो याद रखिए, सरी की लंबाई 125 से 150 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरी बहुत लंबी होती तो बीज पर मिट्टी का भराव रहता है और जिससे मोटिलिटी और मृत पौधे की संख्या बढ़ जाती है। सरी की चौड़ाई 5 फीट और लंबाई 150 फीट बिल्कुल पर्याप्त है। किसान भाइयों, इस साइज़ की सरी में आप लगभग आधा किलो प्याज का बीज फेंक सकते हैं। अब बात करते हैं बेसल डोज और फर्टिलाइज़र की। आप इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। सबसे पहला विकल्प है 10-26-26 का। इसमें 10% नाइट्रोजन, 26% फास्फोरस और 26% पोटास मिल जाता है। आप 12-11-18 ले सकते हैं। इसमें 12% नाइट्रोजन, 11% फास्फोरस और 18% पोटास मिल जाता है। साथ में आपको मैग्नीशियम और भी अदर न्यूट्रिएंट्स इसमें आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं क्रॉपटेक की, जो कि 8-21-21 के नाम से आता है। ये महादन कंपनी का आता है। इसमें 8-21-21 के साथ साथ इसमें भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इनमें से कोई भी खाद आप 1 किलो प्रति सरी डाल सकते हैं, जो 5 फीट और 150 फीट लंबी हमने आपको बताई है। इसके साथ ही बीज के साथ या अलग से ज़रूर दें। ट्राइकोडर्मा 1 किलो, सुडोमोनास 1 किलो, माइक्रोराजा 4 किलो। आपको ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास किसी भी वर्मी कंपोस्ट के साथ या मिट्टी के साथ मिला के नमी थोड़ी रख के आपको ये फेंक देना है। ये सभी जैविक मित्र तत्व अपनी रूट को मजबूत बनाते हैं, जिससे पौधे बीमारी के प्रति अधिक सहनशील और मजबूत बनता है। आप ये शब्द जैविक मित्र को ये ना सोचें ये बायो तरीके हैं, इससे क्या रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं है। इनसे ही रिजल्ट मिलते हैं। यही हमारे मित्र फंगस है जिनसे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इनमें आप बिल्कुल भी संकोच ना करें। एक मोटा मोटा मैं आपके नॉलेज के हिसाब से किसान भाइयों अब मैं जानकारी देना चाहूँगा, ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास माइक्रोराजा क्यों डालें और क्या होता है। अब ट्राइकोडर्मा ये एक फ़ायदेमंद वाला फंगस है जो मिट्टी में मौजूद हानिकारी फफूंदों को ख़त्म करता है। डंपिंग ऑफ रूट रोट फिजोरियम जैसी बीमारी से हमें बचाता है। सुडोमोनास ये मिट्टी का फ्रेंडली बैक्टीरिया है जो जड़ों के आसपास बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया और फफूंद को रोकता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। माइक्रोराजा है पौधे की जड़ों के साथ जड़कर काम करता है। मिट्टी में फास्फोरस, जिंक और माइक्रो न्यूट्रिएंट को सूखने की क्षमता बढ़ाता है।
इन तीनों को गोबर की खाद या मिट्टी के साथ अच्छे से मिला लें और सरी में बीज बोने से पहले या बाद में डाल दें। थोड़ा पानी ज़रूर दें ताकि ये सक्रिय हो जाए। इसमें से आपकी प्याज नर्सरी की जड़ें मजबूत होगी इससे, और पौधे बीमारी नहीं पकड़ेंगे और आपका 100% जर्मिनेशन हेल्दी नर्सरी होगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं प्याज की नर्सरी में फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे शेड्यूल की। प्याज की नर्सरी में फंगस और थ्रिप्स का हमला बहुत जल्द ही हो जाता है, इसलिए शुरुआत में ही इसकी रोकथाम वाला प्रिवेंटिव स्प्रे करना ज़रूरी है। पहला स्प्रे 15 दिन पर करें। पहला स्प्रे रेडोमिल गोल्ड और रीजेंट का करें। रेडोमिल गोल्ड में 2 एक्टिव इंटीग्रेंट होते हैं, मेटलएक्सिल प्लस मैंकोजेब, कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमेटिक दोनों मिल जाता है, जो मिट्टी और पत्तों दोनों में फंगस को रोकते हैं। रीजेंट फिप्रोनिल 5% होता है, एक बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है जो थ्रिप्स और सोइल पेस्ट पर बहुत अच्छा काम करता है। रेडोमिल गोल्ड जो है वो एक ही पाउच आता है 50 ग्राम का, और फिप्रोनिल जो है वो 15 ml प्रति टंकी करना है। दूसरा स्प्रे 30 दिन पर करें। इस स्प्रे में आप लें कोनिका प्लस कॉम्फिडोर। कोनिका जो कि एक धानुका कंपनी का ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड आता है। कॉम्फिडोर जिसमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8% होता है, एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है जो थ्रिप्स पर काफ़ी अच्छा काम करता है। कोनिका जो है उसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कासुकामाइसिन बैक्टीरिया इन्फेक्शन से सुरक्षित देता है। कोनिका 50 ग्राम पर पंप, कॉम्फिडोर 20 ml पर पंप। अब बात कर लेते हैं तीसरे स्प्रे की, जो कि 45 डेज में करें, 45 दिन पर करें। अब तीसरे स्प्रे में फोली गोल्ड प्लस बायोआर 303 आप लें। फोली गोल्ड में मेटलएक्सिल प्लस कोलोथ्रोनिल होता है जो फंगस डिजीज़ को आने से पहले ही रोक देता है। बायोआर 303 एक जैविक इंसेक्टिसाइड रिपेलेंट है जो थ्रिप्स पर बहुत अच्छा काम करता है और पौधे को स्ट्रेस फ्री रखता है। 45 दिन बाद ये प्रिवेंटिव स्प्रे है जो पौधे को पूरी तरह स्वस्थ रखता है। फोलीगोल्ड जो हमें लेना है वो हमें 40 ml प्रति टंकी के हिसाब से लेना है 15 लीटर पानी में, और बायोआर 303 जो हमें लेना है वो 20 ml प्रति टंकी के हिसाब से हमें लेना है। आप देखेंगे इसके बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, फंगस में भी और थ्रिप्स में। किसान भाइयों, इस वीडियो को अपने आसपास के किसान तक जरूर पहुंचाएं ताकि किसी किसान भाई को जानकारी की कमी के कारण नुकसान ना उठाना पड़े। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटा सा शेयर किसी दूसरे किसान के लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो सकती है। नमस्कार।